आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के 25 असर्शन और रीज़न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असर्शन नंबर फर्स्ट है, द ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल आयूब खान इन 1950। यानी कि 1950 के अंदर जो ताशकंद एग्रीमेंट था वो साइन किया था लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान ने। तो ये असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था 1966 के अंदर, ना कि 1950 के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्योंकि जो असर्शन है अगर वो गलत हो जाए ना तो उसके बाद रीज़न क्या है, सही होगा ही होगा। लेकिन फिर भी एक बार रीज़न को देख लेते हैं। रीज़न है, नेशनल इंटरेस्ट वॉज द फर्स्ट प्रियोरिटी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर जो फर्स्ट प्रियोरिटी थी ना वो थी नेशनल इंटरेस्ट। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है और आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। असर्शन नंबर सेकंड है, इन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस, इंडिया साइन अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन इन 1971। यानी कि जो यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस है उसको हराने के लिए इंडिया ने क्या है, सोवियत यूनियन के साथ 20 ईयर की फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी साइन की थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है और अब रीज़न देखते हैं। This treaty assured India of Soviet support if the country would face a military attack। यानी कि इस ट्रीटी के अंदर क्या था, अगर कोई भी इंडिया पे मिलिट्री अटैक करता है तो सोवियत यूनियन उसको क्या सपोर्ट करेगा। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि असर्शन में तो बता रखा है कि इंडिया ने क्या है, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, और रीज़न के अंदर फ्रेंडशिप ट्रीटी को एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। असर्शन नंबर थर्ड है, द सोवियत यूनियन ऑलवेज सपोर्टेड इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यानी कि सोवियत यूनियन ने क्या है, हमेशा से ही जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उनको क्या है, सपोर्ट किया है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडियाज़ पोजीशन ऑन कश्मीर इशू इन द यूएन, इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी। यानी कि जो सोवियत यूनियन है उसने क्या है, कश्मीर इशू को यूएन के अंदर इंडिया को सपोर्ट किया था, और वैसे ही इंडिया ने क्या है, यूएन के अंदर जो सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी उसको भी सपोर्ट किया था। तो ये क्या है, रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि जो असर्शन में क्या है, सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट किया ये बता रखा है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर, और जो रीज़न में अंदर क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, एक अलग ही स्टेटमेंट दे रखी है कि सोवियत यूनियन ने क्या है उसको यूएन के अंदर जो कश्मीर वाली पोजीशन थी उसको भी सपोर्ट किया था, और वैसे ही क्या है उसने इंडिया ने किया उसकी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट किया था। असर्शन नंबर 4 है, इंडिया रिफ्यूज टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बिकॉज इट कंसिडर्ड द ट्रीटी टू बी डिस्क्रिमिनेटरी। यानी कि जो इंडिया है उसने जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर ये ट्रीटी साइन कर देंगे ना तो उनके साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। यानी कि जो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट है उसने भी क्या है, अपोजिशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था, और जो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि असर्शन में तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में बता रखा है, और रीज़न में क्या एक अलग ही स्टेटमेंट दे रखी है साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ना कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 5 है, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट अरोज चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1980 एंड रिमूव्ड अ हिस्टोरिकल बफर बिटवीन द टू नेशंस। यानी कि जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया था चाइना और तिब्बत के बीच में 1980 के अंदर, और जो सारे हिस्टोरिकल बफर है उसको हटा दिया गया था, और क्या है जो चाइना ने एक तरह से क्या है तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था 1980 के अंदर। तो यहाँ पे जो ये ईयर है वो गलत दे रखा है, वो था 1950। ठीक है, तो ये असर्शन क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है अगर असर्शन गलत हो गया ना तो रीज़न सही होगा ही होगा। असर्शन नंबर 6 है, इन 1964 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई वाज डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस। यानी कि 1964 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो क्या है, 2 पार्टीज़ के अंदर डिवाइड हो गई। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। The faction took place because pro-USSR faction remained close to the Congress, and CPI Marxist was again and tie with Congress because they were closer to China।
यानी कि ये जो सीपीआई के दो पार्ट हुए, एक तो सीपीआई था और दूसरा क्या है, सीपीआई मार्क्सिस्ट था। ठीक है, वो दो पार्ट हो गए। और जो सीपीआई था वो क्या है, यूएसएसआर के साथ में क्या है, उसका जो है क्लोज रिलेशन था। और जो सीपीआई मार्क्सिस्ट है उसको क्या है, चाइना के साथ क्लोज रिलेशन था। दोनों की क्या है, आपस में जो है एक दूसरे के साथ बाद में आना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए क्या है कि ये दो पार्टी फॉर्म हुई थी। तो रीज़न भी बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अजर्शन में क्या है, सीपीआई डिवाइड हुई वो बता रखा है और रीज़न के अंदर बता रखा है कि वो क्यों डिवाइड हुई। अजर्शन नंबर 7 है, द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द तिब्बत टुक शेल्टर इन इंडिया। यानी कि जो स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बत के, दलाई लामा, उन्होंने क्या है, इंडिया के अंदर शरण लिया था। तो ये अजर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। The Tashkent Agreement was signed by Lal Bahadur Shastri, former Prime Minister of India, and General Ayub Khan, President of Pakistan in 1980। यानी कि जो ताशकंद एग्रीमेंट था वो साइन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और जनरल आयूब खान के बीच में, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था 1966 के अंदर, ना कि 1980 के अंदर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Assertion number 8 है, the Shimla Agreement was signed between the Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto in 1952। यानी कि जो शिमला एग्रीमेंट था वो इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में हुआ था 1952 के अंदर, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि जो एग्रीमेंट था वो 1972 के अंदर साइन हुआ था। और असर्शन रॉन्ग हो गया, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो रीज़न है वो सही होगा ही होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Assertion number 9 है, Dalai Lama took asylum in India in 1959 after seeing that situation had worsened in Tibet। यानी कि जो स्पिरिचुअल लीडर थे तिब्बत के, दलाई लामा, उन्होंने क्या है, इंडिया के अंदर शरण ली थी वो देखने के बाद कि जो तिब्बत की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। दलाई लामा crossed over into the Indian border as there were armed uprising in Tibet against China's occupation। यानी कि जो दलाई लामा है वो इंडियन बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर आ गए थे, क्योंकि जो तिब्बत में क्या है, आर्म फोर्स इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि जो चाइना है वो तिब्बत पर कब्जा करना चाह रहा था, इसलिए। तो ये रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर तो दलाई लामा क्या है, इंडिया के अंदर आए वो बता रखा है और रीज़न के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि वो इंडिया के अंदर क्यों आए थे। असर्शन नंबर 10 है, तिब्बत इज़ वन ऑफ द मेजर इशू दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यानी कि तिब्बत एक ऐसा इशू है जिसने क्या है, बहुत सारी जो टेंशंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, बढ़ाए थे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया हेल्प तिब्बतन माइग्रेंट टू सेटल डाउन। यानी कि जो इंडिया ने क्या है, हेल्प की थी जो तिब्बत से लोग माइग्रेट होके इंडिया के अंदर आए थे उनको सेटल डाउन होने में। तो रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि तिब्बत जो है वो मेन इशू था इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उसका। और रीज़न में क्या है, एक अलग ही स्टेटमेंट दे रखी है, ना कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा कि इंडिया ने हेल्प की थी सेटल डाउन होने में जो तिब्बत के लोग थे उनको। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन नंबर 11 है, द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बाय जोहू एनलाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना एंड इंडियन पीएम नेहरू 1954। यानी कि जो पंचशील एग्रीमेंट है वो इंडिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुआ था। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। India's nuclear policy has always been peace oriented, whose clear aim is reflected in the policy of no first use। यानी कि जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है वो हमेशा से ही क्या है, शांतिपूर्वक रही है और उसका जो क्लियर एम है वो हम सीधा सीधा देख सकते हैं पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज़ के अंदर। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो असर्शन में है पंचशील एग्रीमेंट के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बता रखा है। यानी कि रीज़न में अलग ही स्टेटमेंट दे रखी है, ना कि असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 12 है, नेहरू वॉज द मेन फाउंडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ही एम्फसाइज्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम द टू ब्लॉक्स ऑफ द पावरफुल स्टेट। यानी कि जो नेहरू जी थे वो क्या है, मेन फाउंडर थे नैम के और उन्होंने क्या है, ऐसा कहा था कि हम क्या है, सेपरेट रहेंगे जो दो पावर ब्लॉक बन चुके हैं उनसे, जो यूएसए और यूएसएसआर थे। ठीक है, अब रीज़न देखते हैं।
नेहरू ऑलवेज सपोर्टेड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़, यानी कि जो नेहरू जी थे उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया है जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे उनको। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर क्या है जो नेहरू जी ने सपोर्ट किया था वो बता रखा है, लेकिन जो रीज़न के अंदर क्या है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, एक अलग स्टेटमेंट दे रखी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने सभी चैप्टर्स के जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उनके असर्शन और रीज़न अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी चेक कर लेना, क्योंकि अगर आप वो सारी वीडियोस देख लोगे ना तो आपके असर्शन और रीज़न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपकी बहुत अच्छे से क्या है रिवीजन भी हो जाएंगी। तो एक बार उनको भी ज़रूर देख लेना। और मैंने MCQs भी अपलोड कर दिए हैं, हर एक चैप्टर के 30 MCQs हैं। असर्शन नंबर 13 है, इन द पीरियड आफ्टर 1990 Russia thought it would continue to be an important friend of India, but India's foreign policy has shifted to more pro-US strategy. यानी कि 1990 के बाद रशिया ने सोचा कि वो क्या है बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड बनेगा इंडिया का, लेकिन जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी ना वो ज़्यादा मैच हो रही थी यूएस की स्ट्रैटेजी से, तो वो क्या है एक तरह से उसका ज़्यादा अच्छा फ्रेंड बन गया था। अब ये असर्शन बिल्कुल सही है, रीज़न देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑलवेज डेडिकेटेड बाय आइडियाज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है हमेशा डेडिकेट होती है जो आइडिया होती है नेशनल इंटरेस्ट की। तो ये रीज़न भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में क्या है फॉरेन पॉलिसी के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर क्या है फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 14 है, इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन विद रशिया आर स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड एंड आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो इंडिया के फॉरेन रिलेशन थे वो क्या थे रशिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड थे और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इंडिया की वो फॉरेन पॉलिसी का। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। बोथ इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड order. India and Russia believe that international conflict and disputes should be negotiated through the bodies like the UN, यानी कि जो इंडिया और रशिया है वो पूरे देश को इस तरह से देखता है कि कोई मतलब एक पावर का डोमिनेंस नहीं है, बहुत सारी पावर्स हैं वो क्या एक साथ मिलकर काम कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। इंडिया और रशिया का ये भी मानना है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो क्या है यूएन में बातचीत से भी क्या है सॉल्व किए जा सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर तो बता रखा है कि इंडिया और रशिया के बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे, ठीक है, और रीज़न के अंदर उनके क्यों स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे उनको एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 15 है, इंडियाज़ अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस coincided with the beginning of the Cold War era. It was a period of political, economic and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpower the USA and the USSR. यानी कि इंडिया ने जो अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी वो लगभग क्या है कोल्ड वॉर के शुरुआत में की थी, ठीक है, और वो क्या था पीरियड था एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री का वो सामना कर रहा था ग्लोबल लेवल पे जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। रीज़न देखते हैं। द यूएनओ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न में क्या है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। असर्शन नंबर 16 है, देयर वॉज अ डिस्प्यूट ओवर कश्मीर इशू इमीडिएटली आफ्टर द पार्टीशन, यानी कि जैसे ही पार्टीशन हुआ तो जो कश्मीर का इशू था उस पे क्या है झगड़े होने लगे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्रीज एंड देयर वर कॉन्सेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इट, यानी कि जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी थी वो क्या है प्रोटेक्ट कर रही थी बाउंड्रीज को, ठीक है, और क्या है राजनीतिक दलों में भी सहमति थी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर क्या है एक अलग स्टेटमेंट दे रखी है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बता रखा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन नंबर 17 है, इन दिसंबर 1971 पाकिस्तान सरेंडर्ड एंड न्यू कंट्री नेम्ड बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड, यानी कि दिसंबर 1971 के अंदर क्या है पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो क्या एक नई कंट्री बन गया था बांग्लादेश। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया emerged as a decisive winner. Pakistan army had to surrender before the Indian army in 1971,
यानी कि 1971 के अंदर जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने क्या पाकिस्तान आर्मी को क्या सरेंडर करवा दिया था। तो ये रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है पाकिस्तान ने सरेंडर किया वो बता रखा है और जो रीज़न के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि पाकिस्तान ने क्या है इंडिया की वजह से सरेंडर किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन नंबर 18 है इंडिया साइन 20-ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन इन 1971। यानी कि 1971 के अंदर क्या है इंडिया ने 20 साल के लिए ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया हैड अ प्रो यूएसएसआर टिल्ट, यानी कि उस समय क्या है जो यूएसएसआर की तरफ इंडिया क्या है थोड़ा झुक गया था, यानी कि उससे ज़्यादा सपोर्ट मांग रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो असर्शन के अंदर क्या है जो 20 ईयर की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ वो बता रखी है और रीज़न के अंदर क्या है उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि इंडिया का झुकाव यूएसएसआर के साथ उस समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इसलिए उसने ये क्या है फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी। असर्शन नंबर 19 है चाइना मेड कंट्रोल ओवर तिब्बत इन 1920। यानी कि चाइना ने क्या है तिब्बत के ऊपर कंट्रोल करा था 1920 के अंदर। तो ये असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वो ईयर क्या था कुछ और था, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है आपको। तो अब असर्शन रॉन्ग हो गया तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है रीज़न राइट होगा ही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। असर्शन नंबर 20 है इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 18 मई 1974। यानी कि इंडिया ने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है वो 18 मई 1974 को किया था, जो कि बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973 क्रिएटेड द ऑयल शॉक थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। यानी कि जो अरब इजराइल वॉर है 1973 का, उसने क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल शॉक क्या क्रिएट कर दिया था। तो ये रीज़न बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रीज़न के अंदर क्या है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रखा बल्कि कोई एक और ही स्टेटमेंट दे रखी है। असर्शन नंबर 21 है इन अप्रैल 1955 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 19 स्टेट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका गैदर्ड इन बंदंग। यानी कि जो अप्रैल 1955 के अंदर जो बंदंग कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर जो 19 स्टेट मेंबर थे एशिया और अफ्रीका से आए थे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द पीरियड ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑल्सो विटनेस डेवलपमेंट लाइक द सर्टेन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना एंड बिगिनिंग ऑफ द डीकोलोनाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस का समय था उसके अंदर क्या है डेवलपमेंट हो रही थी नई नई न्यूक्लियर वेपन्स की, जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी तब आई थी, ठीक है, और क्या है बिगिनिंग हो रही थी डीकोलोनाइजेशन की पूरे वर्ल्ड के अंदर। यानी कि जो कॉलोनीज है ब्रिटिशर्स की वो क्या है हट रही थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ये रीज़न बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर जो बंदंग के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में बता रखा है और रीज़न के अंदर एक अलग स्टेटमेंट दे रखी है जो कि इंडिया की इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ था वो बता रखा है। असर्शन नंबर 22 है इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। यानी कि जो इंडिया है उसने वकालत की कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है वो क्या आइडियल है नॉन अलाइनमेंट की। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ टू कैंपस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इरा। इंडिया वांटेड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय द यूएसए एंड द यूएसएसआर अगेन एंड ईच अदर। यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया क्या है कोई भी पावर को ज्वाइन नहीं करना चाहता था और इंडिया क्या है उनकी मिलिट्री अलायंस थी उनसे भी क्या है दूर रहना चाहता था जो कि यूएसए और यूएसएसआर की थी। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है जो नॉन अलाइनमेंट है वो बता रखा है और रीज़न के अंदर क्या है इनडायरेक्टली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ही एक्सप्लेन कर रखा है। असर्शन नंबर 23 है अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टॉप लीडर टू विजिट चाइना इन 1979। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो क्या फर्स्ट टॉप लीडर थे जो चाइना के अंदर गए थे 1979 के अंदर। ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। लेटर राजीव गांधी द पीएम ऑल्सो विजिटेड चाइना इन 1988। यानी कि बाद में जो राजीव गांधी है वो भी क्या है चाइना के अंदर गए थे 1988 के अंदर। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों में क्या अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, ना कि रीज़न में असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है।
Assertion number 24 है there was a dispute over Kashmir immediately after the independence in 1948 between the India and China। यानी कि कश्मीर को लेके इंडिया और चाइना के अंदर 1948 के अंदर क्या है, झगड़ा हो गया था। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ऑल्सो ओवर स्ट्रेटेजिक इशू लाइक द कंट्रोल ऑफ सिचैन ग्लेशियर एंड ओवर द एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, ओवर स्ट्रेटेजिक इशू बन गया था, जो कि देखा जा सकता है सिचैन ग्लेशियर के अंदर, ठीक है, जो कि इशू हुआ था। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन के अंदर तो क्या है कि जो कश्मीर का डिस्प्यूट हुआ था उसको बता रखा है, और रीज़न के अंदर क्या है, पाकिस्तान का जो सिचैन ग्लेशियर का डिस्प्यूट हुआ था उसके बारे में बता रखा है। लेकिन क्या है, असर्शन में रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। Assertion number 25 है the first nuclear exploration was undertaken by India in May 1974 under the PM इंदिरा गांधी। यानी कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो मई 1974 के अंदर हुआ था इंडिया का, और जब क्या है जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हमारी इंदिरा गांधी थी। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998। यानी कि इंडिया ने क्या एक सीरीज में कनेक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्टर्स को, ठीक है, मई 1998 के अंदर। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों में ही क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।